हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं राहुल सर लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का समकालीन भारत के जो बुक है उसका चैप्टर 1 है ये। चलो हम सीखते हैं इस चैप्टर को। इस वीडियो में पूरा ये चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे और हर छोटी छोटी बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास। क्या नाम हमारे चैप्टर का? संसाधन एवं विकास। तो संसाधन क्या होते हैं और संसाधन से हमारे देश का विकास कैसे होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। हम हर छोटी छोटी बात को इसको ध्यान से देखेंगे, छोटी छोटी बात को ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। चलो पहले इसके क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। देखो ये कल्पना करें, यदि एक दिन तेल संसाधन समाप्त हो जाए तब इसका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण, अपशिष्ट मतलब जो बेकार पदार्थ होता है, बेकार कचरा ही होता है, पुनः चक्रण करने के बारे में, मतलब दोबारा से यूज करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, यानी सर्वे करें, लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, ठीक है। और ये भी काम हो गई है। अभी जाते पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरा तरीका है आपको सिखाने का। पढ़ तो आप खुद भी लोगे, लेकिन मेरा कराने का, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको आप सीख जाओ इससे। ये है मेरा पढ़ाने का मकसद। ना पढ़ तो आप खुद भी लोगे, मेरे पढ़ाने की क्या जरूरत है। तेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, उन्हें देख लोगे, लेकिन कुछ अलग चीज आपको, कि आप कैसे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, कैसे चैप्टर की गहराई में आप जा सकते हो, वो सब आपको मैं इसमें बताता हूँ कि आप कैसे चैप्टर के पढ़ने के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी, क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे आप। देखो ये देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन शुरू है। कुछ नहीं छोड़ना, सब करेंगे हम, ठीक है। ये पहेली को पढ़ के इनको सुझाना है, इनको उत्तर देने से पढ़ पढ़ के सब करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ेंगे क्वेश्चन जिससे दिए गए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको सब समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें इसका आंसर कैसे पता चलेगा। ये सब आपको आज चैप्टर के साथ ही खत्म हो जा रहा है। कह रहा बहुवैकल्पिक प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने कि किसकी बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भूमि निम्नीकरण का कारण इनमें से कौन सा है। गहन खेती है, अधिक सिंचाई है, वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है। तो आपको पता चले ये क्वेश्चन है। अब जैसे ही आप उस पैराग्राफ पर पहुंचोगे तो आपका माइंड तुरंत इन 4 ऑप्शन में से उसको डिटेक्ट कर लेगा कि इसका आंसर ये है। तो चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ही आपको क्या हो गया, आंसर भी तैयार हो गया आपके माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार मतलब सोपानी खेती की जाती है। अब ये क्वेश्चन आपको पता चल गया
अब यहाँ पे ऑप्शन दिया पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो जैसे ही ये आपकी बुक में जिस पैराग्राफ में कहीं भी आएगा कि सीढ़ीदार सोपानी खेती के बारे में, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक सिग्नल देगा कि ये तुरंत कैच कर लेगा इसको। तो आपको इसको याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। मतलब कि बुक पढ़ने के बाद दोबारा से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपका काम बन जाएगा। तो पहले थोड़ा टाइम हमें क्वेश्चन पढ़ने पे लगाना चाहिए, उसके बाद हमें अपने बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक है। इनमें से किस राज्य में, अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं अरे यार ये राहुल सर तो ऐसी फालतू की बात कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ा नहीं क्वेश्चन पहले पढ़ने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बच्चे, यही तो राहुल सर की खूबी है, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। ठीक, तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो अब क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किसके बाद हो गया? काली मृदा। तो ऑटोमेटिक आपका माइंड उस समय सिग्नल देगा कि काली मिट्टी कहाँ मिलती है, जम्मू और कश्मीर में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, झारखंड में मिलती है, कहीं भी मिलती होगी, वो आपका माइंड उसको तुरंत कैच कर लेगा, ऑटोमेटिक सिग्नल देगा हाँ भाई काली मिट्टी की बात हो रही है, इसका आंसर ये है। ठीक है। आपको ऑप्शन याद होना हो लेकिन आंसर वो भी याद हो जाएगा पढ़ते साथ ही। देखना भी चमत्कार जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। देखो आगे देखो, ये कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में दीजिए। अब ये कह रहा है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? देखो आपका माइंड क्या समझ जाएगा, जैसी काली मिट्टी की बात आएगी वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, कौन से राज्य में होती है ये तुरंत कैच करेगा, और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। ठीक है। तुरंत आपका फोकस जाएगा उस पर। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते दोबारा से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो खाली कंफर्म करनी। नेक्स्ट है, पूरी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में जो पूरी तट के नदी डेल्टाओं पर, आपको जैसे ही आएगा नदी डेल्टा की बात आएगी तो हमें पूर्वी तट पश्चिमी तट जो भी तट है सबकी आपको ध्यान आ जाएगा हमें प्रकार की मृदा पाई जाती है कौन से तट में। तो इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए क्या होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये जैसे जब मृदा अपरदन की बात हो रही है पहाड़ी क्षेत्र की, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उस सिग्नल को कैच कर लेगा पढ़ते टाइम क्या भाई हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में, तो 120 शब्दों में मतलब कि आपको 13-14 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। 13 से 14 लाइन लिखनी पड़ेगी। अब ये क्या कह रहा है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। क्या करें? वर्णन करें। देखो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी होगी। क्या समझनी होगी? वर्णन करें। क्या कर रहे हैं? वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? क्या पूछ रहा है? 2 चीजें पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है और भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्णन। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, क्या है डिमांड, क्या है क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो आप उसमें कुछ भी गलत सलत लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ करे वर्णन। ठीक है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। अब कहता है आपने सुना होगा कि रामायण का वर्णन हो रहा है, महाभारत का वर्णन हुआ, तो वर्णन क्या है कि उसको फुल एक्सप्लेनेशन में के रूप में बताना, उसको एक्सप्लेन करना, अच्छे से उसके बारे में बताना, उसे बोलते हैं वर्णन। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं समझाता रहूंगा, तो आप नोट करते रहना स्पेशल कि वर्णन का मतलब क्या होता है। जब क्वेश्चन में वर्णन लिखा हो तो हमें आंसर में लिखना क्या है। ठीक है। ध्यान रखना, ये नहीं यहाँ पे वर्णन लिखा है तो जो मर्जी कर हाँ भाई भूमि उपयोग का
जो मन में है वो लिख दिया, नहीं, स्टेप बाई स्टेप उसको आपको समझाना है, वर्णन, स्टोरी बतानी है पूरी, उसे बोलते हैं वर्णन। ठीक है, तो अब 120 शब्द की बात हो रही है, 120 शब्द में आपको इसका भी आंसर देना है और इसके बारे में बताना है। तो ये कैसे होगा, अगर आप पूरा एक्सप्लेन करोगे इसको तो ये भी नहीं कर, तो 120 शब्द से तो कम पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, मेन पॉइंट्स के बारे में बताना होता है। बड़ी पॉइंट जो हमारी बात लंबी होगी उसको हमें शॉर्ट में लिखना होगा, उसके शब्दों को, मतलब बात हमें पूरी बतानी है। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो आप लिखोगे राम के द्वारा रावण मारा गया, रावण का वध राम के द्वारा हुआ। तो शॉर्ट में हो गया, ये बात आपने बताई, लेकिन पूरे लंबे तरीके से ना बोल के उसको शॉर्ट रूप में आपने उस बात को पूरा कह दिया। ठीक है, शब्दों को भी ध्यान रखना है, शब्द भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए, और आपको अपनी बात भी बतानी है। यही कला होती है बोर्ड में आंसर लिखने की। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान देना है। जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड एक सिग्नल देगा कि हाँ भाई हमें प्रौद्योगिकी के बारे में पता, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें जानना है कि इसके क्या कारण है, जिससे क्या हुआ है, संसाधनों का अधिक उपयोग इसमें हुआ है। ये आपके माइंड को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा। आर्थिक विकास का क्या रोल है संसाधनों के अधिक उपयोग में। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो जब तक आपको क्वेश्चन की प्रकृति नहीं पता होगी तो तब तक आप कुछ भी आड़ कबाड़ जो मन में करा, गाइड कुंजी में जो देखा वो अपना लिख के आ जाओगे। ठीक है, समझे मेरी बात। अब ये एक्टिविटी भी है, ये इसे हम छोड़ देते हैं, हर कोई छोड़ देता है, लेकिन ये अगर दी है तो बुक के अंदर पेज भरने के लिए तो दी नहीं है, चलो पेज भर देते हैं, मोटी हो जाएगी, वो किस लिए बना दो। नहीं, ये एक्टिविटीज जो होती हैं इनको जो आप कर सकते हो वो जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। आईक्यू लेवल का मतलब कि आपका नजरिया बढ़ता है, नजरिया, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। देखो ये क्या है, अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग और संरक्षण को दर्शाते हुए, संरक्षण को बचाने का तरीका, ठीक है, दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार कीजिए। मतलब कोई भी नोट में टेबल बना लो कि हाँ भाई हमारे आसपास में क्या है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, प्लास्टिक है, जो भी चीज है उनकी लिस्ट बना ली, उनको कैसे कैसे लोग उपयोग कर रहे हैं और उनको हम कैसे बचा सकते हैं। इस तरीके का एक चार्ट आपने बना लिया। आप सोच रहे हो कि अरे पहली बताया काम होता है, राहुल सर तो खामा फालतू चीज बता रहे। नहीं, ये फालतू चीज नहीं है, इससे आपका एक आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। जब आपका एक नजरिया बढ़ेगा तो आपका आंसर में भी बदलाव आएगा, आपका आंसर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके विद्यालय में उपयोग किए जा रहे संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा आयोजित करें। क्या करें, चर्चा आयोजित करें। भाई अब ये तो पॉसिबल है नहीं इतना, तो आप क्या करोगे, अपने दो चार जो यार दोस्त हैं उनके साथ आप इनके बारे में थोड़ा बहुत अपना डिस्कस कर सकते हैं। क्या कोयला है, कोयला का उपयोग करते हैं लोग, क्या खत्म हो जाएगा तो कैसे होगा दोबारा, कैसे आएगा, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे कम करें, क्या कर सकते हैं, कौन सी नई चीज का इस्तेमाल करें, इसके लिए किसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लो अगर सपोज करो कि जब चाय की पत्ती, एक कंपनी की चाय की पत्ती महंगी हो जाती है तो क्या करता है इंसान, दूसरी कंपनी की चाय की पत्ती लेता है। जैसे मैगी अगर महंगी हो जाती है तो दो तरह की मैगी आती है ना, तो दोनों में से अगर एक मैगी का रेट ज्यादा हो जाएगा तो सस्ती वाली की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो जगह ले लेगी, उसकी जगह वो ले लेगी। ऐसे ही क्या है कि जब संसाधन में हमें ये सोचना है कि हम इसका संसाधन का क्या करें,
या तो इसके लिए कोई ऐसी चीज यूज करे जो कि हमारा नुकसान ना हो। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है भाई, पहले पेट्रोल था, पेट्रोल की जगह गैस आई, सीएनजी गैस आई, पेट्रोल से गाड़ी चलती थी, फिर सीएनजी आ गई, फिर सीएनजी के बाद क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां भी चल रही है, लेकिन क्या हो गया, उनका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वो चेंज हो गया। प्रॉब्लम को ध्यान रखते हैं, नई नई इन्वेंशन की जा रही है जिससे कि उनकी जगह बदलती गई। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं संरक्षण करना है। बचा है, कैसे बचा सकते हैं हम, उसकी जगह किसी और चीज का इस्तेमाल करके हम बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें एक बॉक्स दे दिया है अल्फाबेट्स के अंदर, अभी कह रहा है वर्ग पहेली को सुलझाए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज छिपे उत्तरों को ढूंढे। ऐसे भी आंसर हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। देखो जो पहला क्वेश्चन है, भूमि जल वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा। और प्राकृतिक संपदा क्या है इसमें से बताओ, जो भूमि जल वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा, तो इसमें हमें वो ढूंढना होगा। क्या करना होगा, ढूंढना होगा। या तो इसका आंसर ऐसे मिलेगा, इसका आंसर ऐसे मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो ये तो आप देखना, नहीं मिलेगी तो मैं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। अनवीकरणीय योग्य संसाधन का एक प्रकार, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा, मतलब जैसे ब्लैक सॉइल जो होती है, उच्च नमी होती है इसमें। ब्लैक सॉइल देखो पे लिखा है, ब्लैक सॉइल देखो इसमें कहीं पे बन रहा है, कॉम्बिनेशन है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक बी देखो, बी 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 बी, बी ये नहीं है। यहाँ देखो बी, इसमें 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 ये भी नहीं है। ब्लैक सॉइल इसमें देखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा काफी। आप एक बार देखना, ना मिले तो फिर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा, फिर हम स्पेशल इसी पे करेंगे काम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम पकड़ते हैं। मृदा अपरदन की रोकथाम, इस तरीके से तो आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा जब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन बताए आपको, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको पता नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे, फिर हमें दोबारा से आंसर ढूंढना पड़ेगा। और जब आप पहले पढ़ लोगे तो आपका माइंड उसी लेवल पे काम करेगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात। चलो देखो, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। संसाधन एवं विकास हमारे चैप्टर का नाम है। ये कह रहा है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, मतलब उपयोग की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब कि तकनीकी है, क्या है, टेक्नोलॉजी है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। एक संसाधन है, ठीक है, जो हमें एक ऐसी चीज जो हमें आर्थिक रूप से उपलब्ध हो जाती है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है।
मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकों के द्वारा प्रकृति के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, छेड़खानी करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं। कोयलों का खनन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, खान की खुदाई करते हैं, हीरे जवाहरात निकालते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक चीजों के साथ क्रिया करते हैं, ये तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और अपना आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। आर्थिक विकास मतलब पैसा कमाते हैं और देश में विकास करते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हमारे संसाधनों का हम क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है, मानवीय क्रिया है, मानव की क्रियाओं के द्वारा। मानव श्रम संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मानव भी क्या है, एक संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ काटा तो उससे दरवाजे बनाए, आग जलाई, है ना, फर्नीचर बनाया, तो संसाधन का क्या क्या इस्तेमाल कर लिया। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति, यानी कि ये हमें प्राप्त कैसे होंगे। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, जैव और अजैव। समाप्य के आधार पर कि जो समाप्त हो जाएगी। नवीकरण और अनवीकरण। भाई कुछ तो जैव है, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जैव और अजैव। समाप्त की जो समाप्त हो जाएगी उनके आधार पर क्या है, नवीकरण और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसका हक है इस पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। जैसे एक घर है, उसके ऊपर किसका हक है, उसके घर के मालिक का हक है। एक गांव के अंदर एक चौपाल है, तो उसमें किसका हक है, पूरे गांव का हक है। कोई कॉलेज है, उस पर किसका हक है, राष्ट्रीय का हक है। या बहुत सी ऐसी राष्ट्रीय संपदाएं, उनपे मुख्य होता है, राष्ट्रीय का हक होता है। और अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय चीजें होती हैं, सम्मेलन वगैरह जो होते हैं, या बहुत सी जो हमारी प्रौद्योगिकी होती है, उनपे अंतरराष्ट्रीय अधिकार होता है। इसे बोलते हैं स्वामित्व, यानी निजी, पर्सनल, एक तरीके से, ठीक है। अधिकार व्यक्तिगत, पर्सनल होगा। विकास के स्तर के आधार पर, यानी डेवलपमेंट के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ठीक है। तो इन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है फिगर, इसमें बता रहा है भौतिक पर्यावरण, ये प्राकृतिक है, प्रौद्योगिक है और संस्थाएं। मानव ने क्या करा, प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके और उनका इस्तेमाल करने के लिए संस्थाएं बनाई। क्या नहीं, संस्थाएं, ठीक है। प्रकृति की चीजों को प्रौद्योगिकी से यानी तकनीक से का इस्तेमाल करके उसका रूप बदला और उसके लिए उन्होंने क्या करा, संस्थाएं बनाई, ठीक है। अब हमारा ये पूरा एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को हम समझते हैं। क्या है संसाधन, संसाधन हमारे दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। कौन से है, प्राकृतिक और मानवीय। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनमें क्या है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। जो नवीकरण योग्य होते हैं, जो मतलब कभी खत्म ना हो, क्या, जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे पवन हो गई, जल हो गई, ये कभी खत्म नहीं होंगे।
हवा भी चलती रहेगी, पानी भी हमेशा मिलेगा। यह जेव, इसमें इनको दो भागों में बांट दिया, सतत प्रवाह और एक जेव। अब जेव में क्या हो गई, नवीकरण है, एक हुई प्राकृतिक वनस्पति और एक हुई वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति का अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी, और वन्य जीवों को अगर हम ज्यादा शिकार करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नवीकरण में ये चीजें, जो ये वाला पार्ट है, ये बार बार हमें मिलता रहेगा। अब अनवीकरण है, अनवीकरण योग्य है, पुनः चक्रीय है, जैसे जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। धातु है, लोहा है, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, हम इनका एक बार दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकिल करके। लेकिन जो अचक्रीय होंगे, पुनः चक्रीय में दोबारा हो जाएगा। जो अचक्रीय का मतलब है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और केरोसिन, इन सब को अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं मानवीय। मानवीय में क्या हो जाता है, संरचना एवं संस्थाएं। भाई मानव क्या करता है, संसाधनों का इस्तेमाल अपने संस्थाओं के द्वारा इनका इस्तेमाल करता है, और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर इसका इस्तेमाल करता है संसाधनों का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अभी कह रहे संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का विकास क्या है। ठीक, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसको अंधाधुंध उपयोग किया है। उन्होंने सोचा भाई नेचर दे रहा है, प्रकृति है, दुनिया भर का इस्तेमाल करो, पेड़ काटो, दुनिया भर के खुदाई करो खूब खानों की, पेट्रोल निकालो, डीजल निकालो, कोई खत्म थोड़ी होगा, बहुत है। तो जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हुई, कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का ह्रास हुआ। लालच और संसाधन क्या हो गया, ह्रास, नुकसान हो गया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर तथा गरीब में बढ़ गया है। भाई जिसके पास संसाधन है सारे, वो क्या है, वो अमीर है, और जिसके पास नहीं है वो क्या हो गया, वो गरीब हो गया। ठीक है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। वैश्विक पारिस्थितिकी मतलब विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण का संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन, क्या क्या, भूमंडलीय तापन यानी भूमि का तापमान बढ़ना, पृथ्वी पे भूमि का तापमान बढ़ना, ओजोन परत अवश्य, ओजोन परत में छेद हो जाना, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ना, और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि का बंजर हो जाना, भूमि का बंजर हो जाना। अब देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि भाई भूमंडलीय तापन से या पर्यावरण प्रदूषण में भूमि बंजर कैसे हो गई। देखो अभी आपने पढ़ा कि कुछ व्यक्तिगत व्यक्तियों के लालच में संसाधनों का ह्रास। अब यह संसाधन हमारा पानी भी है। वो पानी कौन सा है, जो हमारा जमीन के अंदर है। कौन सा पानी है, जमीन के अंदर जो पानी है वो। अब आप जानते हो कि सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है। लोगों ने क्या करा, जो हमारी निर्वाह वाली फसलों को छोड़ के नकदी फसलों पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। नकदी फसल का मतलब है ऐसी फसलें जिनको बेच के पैसा मिलता है ज्यादा। तो लोगों ने क्या करा, खूब पानी निकाला। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है। ये देखो बोला प्राकृतिक की निःशुल्क देना है, फ्री का है, जमीन में बहुत पानी निकाले जाओ, रात दिन पानी निकाले गए, खेती करते गए, निकालते गए, खेती गए करते गए। जहां पहले पानी
10 फुट 15 फुट में मिल जाता था, आज पानी 25 25 30 30 40 40 फुट पे भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल क्या हो गया जमीन का, डाउन हो गया। और जब जमीन का वाटर लेवल, मिट्टी के अंदर पानी का स्तर कम हो जाएगा तो मिट्टी के अंदर क्या होगा भाई? मिट्टी अंदर से क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। क्या होगी? सूख जाएगी। और जब सूखने लगेगी मिट्टी अंदर से ही, तो उसके अंदर जो जीव रहते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वही मिट्टी के अंदर नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, उसके अंदर वो उपजाऊ क्षमता उसकी बढ़ाते हैं। कैंचुए मर जाएंगे उसमें। और फिर गर्मी की वजह से क्या होगा? जब मिट्टी में नमी नहीं होगी, जब मिट्टी में नमी खत्म हो जाएगी तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी ऊपर से फटनी शुरू हो जाएगी। और जब मिट्टी ऊपर से फटनी शुरू हो जाएगी, उसमें पकड़ नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो पाउडर के रूप में बनना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाउडर के रूप में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। और जब पाउडर के रूप में बदलने लगी तो समझ लो क्या है? भूमि का निम्नीकरण होने लगा, भूमि खराब होगी, सो गई, भूमि बंजर हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम सोचते हैं कह रहे यार राहुल सर क्या बता रहे हैं, ये तो खामखा की बात है। बारिश भी तो होती है, बारिश से पानी वापस जमीन में चला जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात ये सोचो कि पानी आप निकाल रहे हो जमीन में 10 फुट 15 फुट 20 फुट से, लेकिन जो बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर 15 फुट 20 फुट नीचे नहीं जाता। वो ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 2 3 4 इंच 5 इंच 2 3 इंच तक ही मुश्किल से जाता है ये पानी, वो भी जमा हो जाता है। बाकी सारा पानी बहकर नालियों में चला जाता है या फिर भाप बन के वापस उड़ जाता है। समझे मेरी बात? और पानी को रोकने के लिए पेड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या करती है? पानी को सोख लेती है अपने अंदर। और पेड़ ही नहीं होंगे ज्यादा, मिट्टी में नमी नहीं है, तो फिर कहां से बात बनेगी? तो मिट्टी क्या हो जाती है? भूमि खराब हो जाती है। ठीक है। पेड़ों की कटाइयां हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, खेतों की जमीनों पे क्या हो गए? बिल्डिंग्स बन गई हैं, ये भी भूमि निम्नीकरण का ही एक पार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, समझ में आगे हो गए। अब हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास। क्या है सतत पोषणीय विकास? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। कि आज के समय में सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि विकास ऐसा करो जिससे कि संसाधनों का नुकसान ना हो, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या हो? नुकसान हो, समस्या का सामना करना पड़े। अब ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी के एग्जाम तक में पूछा जाता है। बार बार किसी न किसी तरीके से इसको पूछते रहते कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ, इसमें क्या बातें हुई, इसमें क्या एजेंडा था। तो ये पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो ये समझ लो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 यानी 1992 में हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जून 1992 में कब हुआ? जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर, कहा किसका शहर है? ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील के जो ये रियो डी जेनेरो है कहाँ पर है? ब्राजील में है। तो रियो डी जेनेरो की पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है। मैं तो इससे पूछा जा सकता है वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ना दे के ब्राजील ले गए, तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ हुआ था? ब्राजील हुआ था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए, प्रथम पहला यही हुआ था। ठीक है। तो आयोजन विश्व स्तर पर उभरते
पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, किसके लिए? ये जो हुआ सामाजिक आर्थिक पर्यावरण का जो संरक्षण करना यानी कि उसका सुरक्षा देनी, बचाव करना, और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने, जो मतलब नेता इसमें आए थे, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। इस पे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता। जैविक विविधता का मतलब क्या है? जो हमारी वनस्पतियां हैं अलग अलग जगह पर, उससे संबंधित क्या करा, और जैविक विविधता में वनस्पति और जीव जंतु सभी आते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पॉइंट पे क्या है, घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था इसमें। तो क्या है, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, एजेंडा 21। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरो या एजेंडा 21 संबंधित है किससे? ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से ये संबंधित है। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कौन सा एजेंडे में बात हुई थी? एजेंडा 21 को इसमें स्वीकार किया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब एजेंडा 21 में क्या बात है, देखो, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से